चित्तौड़गढ़ फोर्ट व्लॉग के पार्ट 2 यानी प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा राणा कुंभा की खानवा युद्ध में विजय के प्रतीक विजय स्तंभ को। साथ ही आपने देखा वह जौहर स्थल जहां पे किया था जौहर चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने, और आपने देखा इसके पास स्थित समाधीश्वर मंदिर में विद्यमान अद्भुत प्रतिमा को, जिसमें एक ही प्रतिमा में विद्यमान है त्रिदेव। इसके बाद आपने देखा पवित्र गौमुख कुंड जो इस समाधीश्वर मंदिर के पास स्थित है। तत्पश्चात दर्शन किए आपने कालिका माता मंदिर के, और इसके बाद आपने देखा जयमल पत्ता महल को जहां पे रहते थे जयमल जी और पत्ता जी जैसे वीर। जयमल पत्ता जैसे वीरों का महल देखने के बाद में आपने देखा चित्तौड़ का पहला जौहर करने वाली वीरांगना रानी पद्मिनी का खूबसूरत महल, और अंत में आपने देखा महाबली भीम द्वारा बनाया गया भीमलत सरोवर। अब देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट व्लॉग का तीसरा और अंतिम भाग। ये देखिए एक और मंदिर के अवशेष हैं। यह भी एक मंदिर है जिसका शिखर देख सकते हैं आप, टूट चुका है। ऊपर सूर्य देव चमक रहे हैं बिल्कुल ठीक ऊपर। यह है मंदिर प्रांगण है। ये देखिए साइड व्यू मंदिर का। यहाँ पे है प्रवेश द्वार, आइए अंदर चलते हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए यह है मंदिर का आंतरिक हिस्सा, और छत गायब है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए आप बहुत ही भव्य प्रतिमा है। ये देखिए मंदिर की छत के ऊपर चमगादड़ ही चमगादड़। तो यहाँ भी देखिए समदेश्वर मंदिर की तरह ही ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में है प्रतिमा, आप देख सकते हैं। और वहाँ नीचे माता पार्वती, और यहाँ पे प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में भोले बाबा। यह मंदिर जो कहलाता है अदध जी का यानी कि अद्भुत जी का मंदिर कहलाता है, उसका कारण है यह अद्भुत प्रतिमा। आपको जो मैंने बाहर से मंदिर दिखाया था, इसकी शैली जो आपने देखी है, जो समदेश्वर जी का जो मंदिर था बिल्कुल वैसी ही है। यह उतना विशाल तो नहीं है, लेकिन समदेश्वर मंदिर जो है इसी मंदिर से प्रेरणा लेके बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वह 5वीं शताब्दी में किया गया था। तो चित्रांगद मौर्य थे, उन्हीं के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, और शायद इसे तांत्रिक क्रियाओं के केंद्र के रूप में बनाया गया था। देखिए ये भी खंडित प्रतिमा है, और हर प्रतिमा आपको खंडित ही नजर आएगी, कुछ न कुछ भाग तोड़ दिया गया है। अदध जी अद्भुत जी के मंदिर से अब हम बढ़ते हैं बैटल फील्ड की तरफ, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिस एरिया से उसने इस दुर्ग के ऊपर अटैक किया था। अब हम आ पहुंचे हैं जिस दरवाजे तक, यह दरवाजा कहलाता है सूरज पोल। जो राणा कुंभा द्वारा बनवाए हुए 7 दरवाजे थे जो आपने देखे थे जैसे ही हम आए थे, उन दरवाजों से पहले इन दरवाजों का यूज किया जाता था। सूरज पोल कहलाने की वजह यही है कि यह पूर्व दिशा को फेस करता हुआ द्वार है। आइए आपको दिखाते हैं बैटल फील्ड जहां पे हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रावल रतन सिंह जी की लड़ाई। अकबर ने भी इस तरफ से भी हमला किया था। तो सूरज पोल से बाहर आते ही आप जो सामने मैदान देख रहे हैं, जो आज खेत बन चुके हैं, यह स्थान था युद्ध क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रावल रतन सिंह की जो लड़ाई हुई थी यहीं पे हुई थी। और सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उसे कहा जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई व्यक्ति वहां पे सो रहा है। ये हो गया मुख वाला हिस्सा, और ये हो गया पेट, और इस तरफ हो गई टांगे। तो सोए हुए व्यक्ति के समान है यह, इसलिए यह कुंभकर्ण पहाड़ी कहलाती है।
और वहाँ पर आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अपने शिविर लगा दिए थे। 6 महीने तक घेराव किया था, महल तक कोई रसद नहीं पहुँचने दी थी। यह दूसरा दरवाज़ा सूरजपोल के बाद का। तो इस तरीके से इस रास्ते पे भी 7 दरवाजे बनाए गए थे। पहले जो राजा है इसी का उपयोग किया करते थे। जब चित्तौड़ के बाद में यहाँ से राजधानी को उदयपुर बना दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था, तो राजा लोग जब विजिट करने के लिए आते थे तो इस मार्ग का प्रयोग किया करते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हैप्पी आगे जा रहा है। आ गए सूरजपोल गेट से बाहर। और कार में वेट कर रहा है हिमांशु। तो सूरजपोल से अब हम आ पहुंचे हैं इस स्तंभ तक जो कहलाता है कीर्ति स्तंभ। ये देखिए, तो यह 75 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ जो है, जिसके अंदर 72 सीढ़ियां है, इसका निर्माण करवाया था जीजाबाई जैन ने। तो इसके चारों तरफ जो है आदिनाथ जी की विशाल प्रतिमाएं हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा है, तो यह आदिनाथ जी को समर्पित है। और उनके ऊपर आप देख सकते हैं जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी 108 प्रतिमाएं इसके चारों तरफ बनाई गई हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा के ऊपर। ये देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है विजय स्तंभ, वो विजय स्तंभ, और ये कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ जो है वह 9 मंजिला है और कीर्ति स्तंभ जो है 7 मंजिला है। विजय स्तंभ से इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन कहा जाता है राणा कुंभा ने इसी से प्रेरणा लेकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके चारों कोनों पर एक एक प्रतिमा विद्यमान है। ये देखिए, आइए ये दिगंबर जैन मंदिर भी देखते हैं पास से। वैसे इसमें ताला लगा हुआ है। सन 2013 में कंबोडिया के नोम पेन में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान के अन्य 4 किलों के साथ में घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अब हम बढ़ रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ। तो आप पहुंचे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर पर और यहाँ से देखिए आप किले का नज़ारा। ये देखिए, वहाँ कालिका माता मंदिर, और यह जो द्वार है नीलकंठ महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है। महाबली भीम के आराध्य देव, महाराणा कुंभा के आराध्य देव भगवान नीलकंठ महादेव। यहाँ मंदिर में प्रविष्ट होते ही राइट हैंड साइड में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। ये देखिए, सिंदूर से श्रृंगार किया हुआ, और यह महात्मा जी का स्थान है। धूनी रमाते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ नंदी भगत विराजमान है, और अंदर है भगवान नीलकंठ महादेव का भव्य शिवलिंग। देख सकते हैं आप कितना विशाल शिवलिंग है, और अद्भुत श्रृंगार किया हुआ है अभी सावन के महीने में। जय हो नीलकंठ महादेव की। ऊपर छत्र सुशोभित है। द्वार पे लगा है ताला, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं, यहीं से हमें दर्शन करने होंगे। तो यह जो शिवलिंग है यह इसलिए खास है क्योंकि कहा जाता है कि जब पांडव 12 वर्ष के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में घूम रहे थे, तो जहां भी जाते थे महाबली भीम यह जो शिवलिंग है इसे अपने कंधे पर ही साथ में लेके जाते थे। इसकी जो प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करते थे। तो अज्ञातवास के जब कुछ दिन यहाँ पे बिता लिए थे, उनका पूर्ण होने वाला था, तो कहा जाता है कि जाते जाते भीम ने उस शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर दिया था। तो यह जो शिवलिंग कहलाता है नीलकंठ महादेव मंदिर। और अब आप इसके दर्शन कर चुके हैं, हम यहाँ से चलते हैं दूसरे स्थान पर। अब हम जिस जगह आ पहुंचे हैं यह है राणा रतन सिंह का महल, जिसे हिंगलू अहाड़ा महल भी कहा जाता है। और इसके जस्ट पास में आप ये जो तालाब देख रहे हैं यह रत्नेश्वर तालाब कहलाता है, रत्नेश्वर कुंड। यहाँ पे मंदिर है और इस तरफ देखिए यह है रत्नेश्वर तालाब, और इसमें भैंसें तैर रही है। और यहाँ पे लंगूरों में युद्ध।
तो चलिए अब आपको बताता हूँ यह महल क्यों कहलाता है हिंगलू आहाड़ा का महल। जो यहाँ के महाराणा थे वह आहाड़ में रहते थे पहले, इस वजह से वो आहाड़ा कहलाते थे। साथ ही मेवाड़ के महाराणाओं के साथ साथ डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो थे वहाँ के जो शासक थे वह भी अपने आप को आहाड़ा कहते थे। तो उन्हीं में से डूंगरपुर के एक जो आहाड़ा सरदार थे वो यहाँ पे इस महल में रहते थे और उनका नाम था हिंगलू, इसलिए यह कहलाए हिंगलू आहाड़ा के महल। और उनके बाद के अंदर बाद में जो राणा रतन सिंह जो थे, महाराणा रतन सिंह, वो इस महलों में रहा करते थे, इस वजह से यह रतन सिंह जी के महल भी कहलाते हैं। तो आइए जरा अंदर भी चला जाए। तो यहाँ पे भाई साहब जो टिकट चेक कर रहे हैं इनका नाम भी रतन सिंह है और जिस महल में जा रहे हैं वह भी रतन सिंह जी का महल है। बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा भाई साहब। ये देखिए, प्रविष्ट होते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये मंदिर है और आगे वहाँ पे है महल का प्रवेश द्वार। दो मंजिला महल है अभी फिलहाल ये है। मंदिर बंद है। तो लीजिए, प्रविष्ट हो गए हम महल के अंदर, हिंगलू आहाड़ा महल के अंदर, राणा रतन सिंह के महल के अंदर। और यह चौक है प्रविष्ट होते ही, ये देखिए। यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं हिंगलू आहाड़ा महल के अंदर एक अंडरग्राउंड रास्ता है और बहुत गहरा गड्ढा है। उस गड्ढे में क्या होता था मैं अभी आपको बाहर चल के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। उस खड्डे के अंदर रखा जाता था कैदियों को, जिनको मृत्यु दंड दिया जाता था उसको उस खड्डे के अंदर लटका के रस्सी को छोड़ दिया जाता था, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाता था और भूखा प्यासा वहीं पे मर जाता था। ऊपरी हिस्से में आ गए हम, फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। काफी विशाल कक्ष हैं इसके। ये देखिए, जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर टूटे फूटे खंडर हो चुके हैं यह महल। वो जो स्थान आप देख रहे हैं वहाँ पे जो सरदार हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो वहाँ पे बैठ के सभा किया करते थे। राजा जी अपने सरदारों के साथ में उस स्थान पे सभा करते थे। और इसके पीछे ही है रत्नेश्वर कुंड, रत्नेश्वर तालाब। चित्तौड़ दुर्ग ने समय के थपेड़ों को तो झेला ही है, साथ ही झेला है तीन जो विशाल आक्रमण हुए थे उनको। युद्ध में लोग मारे जाते ही थे, साथ ही दुर्ग को भी बहुत नुकसान पहुंचता था। तो आज अगर यह अपने पुराने वैभव में होता तो बात ही कुछ और होती। ये देखिए किस तरीके से निर्माण किया जाता था पहले। ये देखिए चमगादड़ उड़ रहे हैं यहाँ। वहाँ से होते हुए मैं आ पहुँचा हूँ इस तरीके से इस जगह, और यहाँ से आप देख सकते हैं रत्नेश्वर कुंड का शानदार नज़ारा। वहाँ पे तैरती हुई भैंसें, ये देखिए। इस हिस्से को काट के यहाँ पे महल बनाए गए थे इन पत्थरों से, और इसी वजह से यहाँ पे यह तालाब बन गया है। और यह वह स्थान है जहाँ पे राणा रतन सिंह जी अपने मंत्रियों के साथ में, सरदारों के साथ में मंत्रणा किया करते थे। ये देखिए
यहाँ आ गए हम मंदिर के बिल्कुल पास, लेकिन इसमें जाने का रास्ता नहीं है। तो ऐसा है हिंगलू अहाड़ा का महल या राणा रतन सिंह का महल। तो चलिए अब आपको बताता हूँ चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में। तो प्राचीन काल के अंदर यह स्थान कहलाता था प्रागवात, और उसके बाद में यह कहलाया मेदपाट, और उसके बाद के अंदर यहाँ पे मौर्य वंश की ही एक जो शाखा थी, उसके जो राजा थे चित्रांगद मौर्य, उन्होंने यहाँ पर इस किले का निर्माण करवाया और इसे कहा चित्रकूट। यह दुर्ग कहलाया चित्रकूट उनके नाम के ऊपर, चित्रांगद मौर्य के नाम पर। अंतिम मौर्य वंशी शासक मानमोरी को हराकर गुर्जर प्रदेश से आए हुए शासक बप्पा रावल ने यहाँ पर अपने गुहिल वंश की स्थापना की, मेवाड़ जो है उस साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन कुछ समय बाद में जो एक परमार राजा मुंज थे, उन्होंने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और इस तरीके से 9वीं और 10वीं शताब्दी तक यह जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो परमारों के अधिकार के अंदर रहा था। 1133 के अंदर सोलंकी शासक जो थे जय सिंह जी, उन्होंने परमार शासक यशोवर्धन को हरा दिया और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरीके से मालवा साम्राज्य पर अधिकार होने से चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी जो है उनके अधिकार के अंदर आ गया। इसके बाद में 1134 के अंदर मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने जो जय सिंह जी के जो भतीजे थे, उत्तराधिकारी भतीजे अजय पाल, उनको हराकर पुनः इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और इस तरीके से चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बार फिर से मेवाड़ साम्राज्य के अंदर शामिल हो गया, गुहिल वंशियों के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि जो सामंत सिंह जी जो थे, इनका विवाह पृथ्वीराज चौहान की बहन जो पृथ्वीबाई थी उनके साथ में हुआ था। बाद में जब इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस कर दिया था, आहड़ को तबाह कर दिया था, तो यहाँ पे जो राजधानी है उसको शिफ्ट करके चित्तौड़गढ़ में कर लिया गया था जयत्र सिंह के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेवाड़ का ये जो गुहिल वंश है, इसकी 2 शाखाएं कैसे शुरू हुई। जो 2 शाखाएं हैं, एक है रावल और एक जो है वह कहलाती है राणा। तो यह जो राणा जो है, सिसोदिया जो है, यह कैसे कहलाए थे। रावल करण सिंह जो थे, उनके पुत्रों के अंदर गुटबाजी हो गई थी, इस वजह से जो है सरदारों के अंदर भी 2 गुट बन गए थे, और इस स्थिति के अंदर जो रावल करण सिंह थे, उन्होंने अपने राज्य के 2 टुकड़े कर दिए थे मेवाड़ राज्य के। इसके अंदर जो चित्तौड़ वाला जो हिस्सा है, उन्होंने अपने बेटे खेम सिंह को दे दिया था, और कहा कि अब वो और उनके जो वंशज है वह रावल कहलाएंगे, और जो सिसौद वाला जो हिस्सा था वह उनके बेटे जो थे महाब सिंह थे, उनको दे दिया गया था। तो उनके जो आगे आने वाले जो वंशज है वो राणा कहलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। सिसौद गांव से संबंध रखने के कारण सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। जो महाराणा प्रताप जो है वह सिसोदिया वंश के ही थे। तो इस तरीके से शुरू हुई गुहिल वंश की 2 शाखाएं, और खेम सिंह जी के अधिकार में जब चित्तौड़ दुर्ग आया तो उन्होंने इसका जो पठारी हिस्सा है इसका भरपूर लाभ उठाया, और घोड़ों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के अंदर इस स्थान का प्रयोग किया, और घोड़ों को जो है युद्ध के अंदर पारंगत किया गया। 1303 के अंदर जब रावल समर सिंह के जो पुत्र थे रावल रतन सिंह सिंहासन पर बैठे थे, तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने यहाँ पर किले पर आक्रमण किया था, और उस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह की हार हुई थी। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। किले पर भले ही खिलजी का अधिकार हो गया था, लेकिन रानी पद्मिनी को वह नहीं पा पाया था, और इस वजह से उसने गुस्से में इस किले को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद में उसने इस किले की जो बागडोर है वो अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दी थी, और इस जगह का नाम पड़ गया था खिजराबाद। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह बन गया था खिजराबाद। और जो खिज्र खां था वह एक बालक था, इसलिए जो शासन की जो कहते हैं ना वास्तविक जो डोर थी वह अलाउद्दीन खिलजी का जो एक गुलाम था मलिक शाहीन, उसके हाथ में थी। इसके बाद में 1326 के अंदर राणा लक्ष्मण सिंह के भतीजे राणा हमीर ने खिज्र खां के आदमियों को हरा दिया, और इस तरीके से पहली बार इस दुर्ग पे अधिकार हो गया सिसौद के राणाओं का। जी हाँ, सिसोदिया वंश के अधिकार के अंदर आ गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और राणा हमीर के शासनकाल के अंदर जो है मेवाड़ साम्राज्य अपने उच्च स्तर पे पहुंचा था, बहुत सारे विकास कार्य किए थे, और मेवाड़ साम्राज्य ने अपने पुराने वैभव को, अपने पुराने गौरव को प्राप्त किया था। इसके बाद में 1433 के अंदर राणा मोकल के सबसे छोटे पुत्र राणा कुंभकर्ण, जिन्हें राणा कुंभा भी कहा जाता है, उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने इस किले को एक नया रूप दिया, सुरक्षा के लिए जो 7 दरवाजे हैं उनका निर्माण किया, और भी बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। इस किले के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अन्य किलों का निर्माण भी करवाया था, जिनमें प्रमुख है कुंभलगढ़ का दुर्ग। जी हाँ, वही कुंभलगढ़ जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, और हमारे भारत देश की सबसे लंबी दीवार है।
1534 में राणा विक्रमादित्य के समय में जो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने यहाँ पे अटैक किया और उसी वक्त यहाँ पे हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा और दूसरा जौहर। जिस समय राणा उदय सिंह जो छोटे थे उन्हें यहाँ से निर्वासित कर दिया गया था रानी कर्णावती के द्वारा, और उसके बाद में 1567 यानी 1567 के समय अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया था। तब हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा और तीसरा जौहर। उसके बाद में यह जो किला है अकबर के अधिकार क्षेत्र में आ गया था और जो राणा उदय सिंह जो थे यहाँ से इसको छोड़कर चले गए थे उदयपुर की तरफ, जहां पे उन्होंने नगर बसाया था उस क्षेत्र के अंदर, और जिम्मेदारी दे दी थी जयमल और पत्ता जी को, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस तरीके से अकबर के अधिकार में यह किला चला गया था। महाराणा प्रताप ने आजीवन इस किले को प्राप्त करने का प्रयास किया था। मेवाड़ का लगभग बाकी का हिस्सा उन्होंने जीत लिया था, लेकिन उनके मन में यह मलाल था कि वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी अंतिम समय तक नहीं जीत पाए थे। लेकिन यह जो किला है यह राणा के पास में वापस से आया था, महाराणा प्रताप के पास नहीं आया, लेकिन उनके बेटे जो अमर सिंह थे उनके पास में आ गया था, जब अकबर के बेटे जहांगीर ने यह किला, यह दुर्ग राणा अमर सिंह को दे दिया था। तो इस तरीके से यह जो किले का इतिहास है इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। बड़ा वैभवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज जो इसकी अवस्था है उसको देखकर दुख तो बहुत होता है। यह काम सरकार का है कि वह इसकी उचित देखभाल करे, इसे संरक्षण प्रदान करे। तो अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर हर बार मैं देता हूं आपको एक शब्द और आपको उस शब्द वाला गाना होता है मुझ तक कमेंट के रूप में पहुंचाना। जी हाँ, वह गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने की लाइन के अंदर वो शब्द, वो वर्ड होना चाहिए। और आज यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आकर जो शब्द मेरे मस्तिष्क में आ रहा है वह है दुनिया। और इस वर्ड वाला जो सॉन्ग हमारी तरफ से आपके लिए है वो है ये। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। तो ये था हमारा सॉन्ग आपके लिए। अब दुनिया वर्ड वाला आपका फेवरेट सॉन्ग पहुंचा दीजिए अपने कमेंट के रूप में मुझ तक। जी हाँ, इसमें भूल चूक मत कीजिएगा। तो ये देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं कुकड़ेश्वर कुंड की तरफ। आ गया है कुकड़ेश्वर कुंड और कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। यह है कुकड़ेश्वर कुंड और कहा जाता है यति कुकड़ेश्वर ने यहीं पर मुर्गा बन के बाग दी थी और महाबली भीम को गुस्सा आया था तो उन्होंने वहाँ पे भीमलत कुंड है वहाँ पे गड्ढा बना दिया था। और यहाँ नीचे की तरफ है कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर, वो देखिए वहाँ पर, और वही झरने का पानी यहाँ पे बहता हुआ आ रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं किले में बने हुए मकान, यह एक लिविंग फोर्ट है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, कमेंट करके पहुंचाने अपने विचार मुझ तक और शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। जो लोग पहली बार इस व्लॉग के थ्रू चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आ जाएंगे, आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जाते जाते बस आपसे अब इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।